पिछली क्लास में पिछले क्लास में कहाँ तक देखे थे? अच्छा, बल्कनाइजेशन तक था ना। बल्कनाइजेशन क्या होता है? तो जब हम नेचुरल रबर को सल्फर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, ये प्रक्रिया को बल्कनीकरण कहते हैं। हिंदी में बल्कनीकरण, इंग्लिश में बल्कनाइजेशन। बल्कनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है ताकि क्रॉस लिंक बॉन्ड प्राकृतिक मॉलिक्यूल के बीच बन सके, है ना। और जब ये क्रॉस लिंक बॉन्ड बनता है तो रबर हाईली टफ, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, लास्टिंग एंड हाई रेसिस्टेंस टुवर्ड्स द हीट एंड फ्रिक्शन हो जाता है। तब ये सूटेबल होता है कि आप इसका टायर वगैरह या जो भी काम है वो करें। नेक्स्ट हम लोग, हाँ इसको डिफाइन नहीं किए थे हम लोग ना। हिंदी में मीडियम वाले का लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे वल्कनीकरण को। वल्कनीकरण को लिख लेंगे। नेचुरल रबर्स वल्कनाइजेशन में लिखेंगे नेचुरल रबर्स आर हाईली सॉफ्ट एंड ब्रिटल इन नेचर, आर हाईली soft and brittle in nature, soft and brittle in nature. Natural rubbers are highly soft and brittle in nature. In vulcanization process, या in this process लिखेगा, in this process natural rubber is heated in presence of sulfur, natural rubber is heated in presence of sulfur, as a result of which cross-link bond formation takes place, as a result of which cross-link bond formation takes place between rubber molecules. Cross-link bond formation takes place between rubber molecules. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू बल्कनाइजेशन rubber becomes highly tough, strong and high resistance towards friction or heat. High resistance towards friction and heat. क्या लिखा है? High resistance towards friction and heat. तो ये होता है वल्कनाइजेशन, जिसमें क्रॉस लिंक बॉन्ड बन जाता है और अब ये मॉलिक्यूल आसानी से टूटने वाला नहीं है ना। तो नेचुरल रबर का टायर नहीं बना सकते, क्योंकि नेचुरल रबर जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। लेकिन अब जब सल्फर बीच में आ जाएगा तो सल्फर के आने से ये मॉलिक्यूल आपस में जल्दी टूटेगा नहीं, दूर नहीं होगा, ये पकड़ के रखता है दोनों को। इसी को क्रॉस लिंक बॉन्ड बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को वल्कनाइजेशन कहते हैं। यही वल्कनाइजेशन अगर बहुत ज्यादा हो गया, इसको एबोनाइट बोला जाता है, जिसे बोलते हैं ना एबोनाइट की छड़, एबोनाइट का रॉड यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोलर। तो ये एबोनाइट का जो छड़ होता है ये एक तरह का रबर ही है, लेकिन ये हाईली वल्कनाइज्ड है। तो लिख लीजिएगा, हाईली वल्कनाइज्ड रबर
highly vulcanized rubber are also known as ebonite, EBONIT, ठीक है। highly vulcanized rubber is also known as, इसके बाद ये तो था सल्फर का यूज। आपको हेलोजन नहीं बताए थे, हेलोजन को एक मिनट देख लीजिएगा, बाकी सब हो गया है। हेलोजन, हेलोजन किसको बोलते हैं? 17वें ग्रुप एलिमेंट को बोला जाता है हेलोजन। इसमें कौन कौन सा आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ध्यान दीजिए, एस्टेटिन जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है और ये पृथ्वी पे बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। बोला जाता है कि 10 ग्राम ही एस्टेटिन पृथ्वी पे है, इसलिए इसका ज्यादा डिटेल्स जानकारी हम लोग के पास नहीं है, इसको पढ़ना भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है ये भी हेलोजन है, लगभग 10 ग्राम है अर्थ क्रस्ट में, इसलिए इसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ इतना जानकारी है, और ना ही इसका कोई यूज है, क्योंकि कुछ है ही नहीं मात्रा में, तो यूज जान के क्या करेंगे। ये रेडियो एक्टिव होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। अच्छा आपसे पूछ दे कि जनरली हम लोग देखते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट नीचे ही क्यों पाया जाता है, किसी ग्रुप में नीचे ही क्यों पाया जाता है? तो रेडियो एक्टिव का नीचे पाए जाने का क्या रीजन होगा? नीचे पाए जाने का रीजन है ना कि इसका साइज क्या होगा? बहुत बड़ा। साइज इसका होगा बहुत बड़ा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, आप जानते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ता है। तो बड़ा होने से, साइज बड़ा होने से क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियस होगा ना वो अनस्टेबल होगा। और रेडियो एक्टिविटी हमेशा एक्टिव स्टेबिलिटी पाने के लिए करता है। कोई भी न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी करता है, मतलब रे इमिशन एक्टिविटी करता है, तो उसका उद्देश्य होता है स्टेबिलिटी पाना। इसीलिए ये सब बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है जल्दी। इसीलिए फ्रेंसियम का हम बोलते थे, लेकिन उसके पहले हम लिखते थे सीजियम, बोलते थे ना, क्योंकि फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है, रेडियो सक्रिय तत्व है, तो वो ज्यादा भाग नहीं लेता है सब। तो आपसे अगर एक लाइन में पूछे कि कोई भी तत्व रेडियो सक्रिय क्यों होता है, व्हाई एन एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव? टू गेट स्टेबिलिटी, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसका साइज बड़ा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबिलिटी जहां होगा वो अपने साइज को छोटा करेगा, न्यूक्लियस को घटाएगा, इसलिए उसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर सब चेंज होगा। तो हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे हम लोग। इसलिए अभी हमको आपका क्वेश्चन भी बहुत सारा मिला है डीपीपी में, तो रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चंस हैं, छोड़ दीजिए उसको, रहने दीजिए। आप उसको फिर से निकालिएगा जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़िएगा, तो उसमें सारा चीज बताएंगे, कैसे अल्फा रे निकलता है, कैसे बीटा, कैसे गामा। तो देखिए हेलोजन में ये दोनों गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, जबकि ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब I2 के बारे में क्या पढ़ाए थे? सॉलिड होता है, बोलिए ना, है सब F2 के फॉर्म में ही, लेकिन ये गैस, ये लिक्विड और ये क्या? सॉलिड। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। नहीं समझे? 2F है ना, 2F एटम है, तो 2F के बीच में अट्रैक्शन अभी कम है, इसलिए गैस है। थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ा तो लिक्विड हुआ, और अट्रैक्शन बढ़ा तो क्या हो गया? सॉलिड। और इसके बारे में तो हम आपको बताए ही थे कि ये क्या होता है? सबलाइन सॉलिड होता है, बताए थे ना, बोलिए ना। किसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? हम वंडरवाल अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि मोलिकुलर साइज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ता है, उसे हम बताएंगे। न्यूक्लियस के बीच नहीं बोल रहे हैं हम, ये मत सोचिएगा कि हम इस अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि ये अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, नहीं, इसका बात हम नहीं कर रहे हैं। हम दो मॉलिक्यूल के बीच का बात कर रहे हैं। दो मॉलिक्यूल के बीच का मतलब ऐसे समझिए, एलपीजी या सीएनजी, पहले सीएनजी देखते हैं। सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस नेचुरल गैस। इसमें मुख्य रूप से कौन होता है? मीथेन। कौन होता है? मीथेन। तो देखिए इसमें एक कार्बन एटम है तो ये गैस है, एक कार्बन एटम है तो कैसा है? गैस। एलपीजी ये भी गैस ही होता है, लेकिन ये लिक्विफाइड है। तो लिक्विफाइड तो हम लोग ना कर दिए हैं। 4 कार्बन होता है इसमें, एक CH3, CH2, CH2, CH3। अब ये देखिए 4 कार्बन है
तो गैस है, एक कार्बन है तो गैस है। लेकिन देखिए डीजल, डीजल क्या है, डीजल में भी सेम ही चीज है, लेकिन ये कार्बन जो है ना 17-18 है, समझे, तो लिक्विड हो गया। और अगर कार्बन ज्यादा रहेगा तो वैक्स हो जाएगा, मोम हो जाएगा, वेस्लिन हो जाएगा, समझे, बोलिए ना हाँ या ना। तो क्या देख रहे हैं आप लोग कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ रहा है वैसे वैसे अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले गैस था, फिर क्या बना, लिक्विड, और इससे भी ज्यादा रहेगा तो क्या बन जाएगा, वैक्स, जो कि हो जाएगा, चलिए सॉलिड ही मानिए, लिक्विड से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो हम अट्रैक्शन को पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। बस आप लोग सीखिए, और आप लोग सीख चुके हैं केमिस्ट्री, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग आप सीख लीजिएगा ना, आप सोच सकते हैं। तो देखिए I2 के बारे में हम आपको बताए थे, आयोडीन के बारे में, कि ये सबलाइम सॉलिड होता है। कैसा कलर होता है इसका, ब्लैक। लेकिन जब इसको हीट करते हैं ना तो I2 गैस बन जाता है, और गैस का कलर होता है पर्पल, बताए थे। देखिए हालांकि वो सच बात जानिए कि ब्लैक ही नहीं होता है, ये भी डार्क पर्पल होता है, लेकिन ये डार्क होने की वजह से ब्लैक दिखता है। कोई भी कलर अगर डार्क है ना वो ब्लैक जैसा दिखता है। ब्लू ही अगर पूरा ब्लू है, डार्क ब्लू है, तो अपीयरेंस दूर से कैसा लगेगा, ब्लैक जैसा। तो उसी तरह से ये पर्पल गैस देता है। ब्रोमीन लिक्विड है, एनाल्जेसिक बनाने में इसका यूज करते हैं। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर मेडिसिन, पेन किलर मेडिसिन बनाने में ब्रोमीन का यूज होता है। जैसे एक दवा है आइब्रूफेन, आइब्रूफेन कॉम्बीफ्लम दवा जानते हैं ना, उसमें कंपोजिशन है पैरासीटामोल प्लस आइब्रूफेन। तो आइब्रूफेन जो है ना वो दर्द के लिए यूज किया जाने वाला दवा है, इसीलिए एनाल्जेसिक जो है ना दर्द वाले दवा को बोलते हैं। जिस एनाल्जेसिक बोल दिया ना तो सारा दर्द का दवा इसमें आ गया, समझे, बोलिए ना। तो पेन किलर मेडिसिन बनाने में ब्रोमीन का यूज होता है, ये पूछा हुआ है। फ्लोरीन और क्लोरीन, इसमें हाईली रिएक्टिव गैस होता है, ये हाईएस्ट रिएक्टिविटी इसका होता है, हाईएस्ट रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है फ्लोरीन का। और क्लोरीन का यूज होता है, क्लोरीन का यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में। कहाँ यूज होता है, वाटर प्यूरिफाई करने में, मस्टर्ड गैस बनाने में, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, टीयर गैस, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब बनाने में इसका यूज होता है। जल का शुद्धिकरण करने में, ये टॉक्सिक गैस होता है। क्लोरीन जो होता है ना ये एक टॉक्सिक गैस होता है, इसीलिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं जल में उसको ये खत्म कर देता है क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में जो स्मेल आता है वो क्लोरीन के कारण आता है, लिख लीजिए इसको। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितना आपको हम पढ़ाए हैं प्रेडिक्टेबल में, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एक फास्फोरस बच गया है, फास्फोरस नहीं बताए थे, हाँ नहीं बताए थे। देखिए थोड़ा एक बार हिंदी वाला नोट्स देखें, और देख लेंगे ओवरऑल कि क्या छोटा है, बढ़ा दीजिए थोड़ा। आंसू गैस तो जानते ही होंगे, एकत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जहाँ पे विद्रोह हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, हमला कर दिया, तो वहाँ पे आंसू गैस में क्लोरीन होता है, और इसी के कारण आंसू आने लगता है आंख से, और अजीब तरह से स्क्वीजिंग होने लगता है, तो आदमी वहां से भाग जाता है, पहले यहाँ से हटो तब बाद में विद्रोह होगा। एक और इसी तरह से गैस होता है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जानते हैं, ये नहीं, ये टीयर गैस ऐसा नहीं है, ये आंसू गैस ऐसा नहीं, आंसू गैस तो टेम्प्रोरी होता है,
आंसू गैस जो होता है वो टेम्पररी होता है। अभी अगर रिलीज किया गया गैस, भीड़ हट गया वहां से, बाद में आपको अगर उससे प्रभावित अगर आप हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से हट जाइए, घर चल जाइए, बाद में विद्रोह कीजिएगा, पहले जान बचाइए, हो गया। लेकिन मस्टर्ड गैस इतना खतरनाक है क्योंकि ये पता है वारफेयर केमिकल वेपन के तौर पे यूज किया जाता है। ये क्या होता है ना, सरसों सरसों के झांस झांस समझते हैं ना, झांस जैसा इसका स्मेल आता है। और झांस सरसों, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मस्टर्ड गैस, क्योंकि सरसों जैसा इसका स्मेल होता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है, ये जान ले लेता है। ये युद्ध हुआ था ताइवान और अमेरिका के बीच में। कहाँ कहाँ जैसे लग रहा है जैसे यहाँ नहीं है, अमेरिका और ताइवान का जो युद्ध हुआ था उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ था। और शायद सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इसका यूज हुआ था। और ये गैस इनहेल करने के बाद जान तक चला जाता है आदमी का, ठीक है। तो ये टॉक्सिक गैस होता है ना, वो मल्टीपल ऑर्गेन फेलियर कर देता है, धीरे धीरे शरीर का एक एक अंग काम करना बंद कर देगा। तो मस्टर्ड गैस, टीयर गैस, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर प्योरिफिकेशन में काम होता है। अब सोचिए कि क्लोरीन एक टॉक्सिक गैस है, हम आपको बोल रहे हैं कि जहरीला गैस है, बोल रहे हैं ना, लेकिन हम लोग नमक खाते हैं तो नमक में क्या होता है, Na+ और Cl-। सोडियम को भी कंज्यूम करना काफी क्या है, शुद्ध सोडियम को कंज्यूम करना टॉक्सिक होगा, लेकिन Na+ को खाते हैं। तो नेचर जो है, हम आपको बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे मैटर, तो कि किसी भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है, बताए थे ना। किसी भी यौगिक का जो गुण होता है उसके तत्व के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, जैसा कि हम आपको वहां एग्जांपल भी दिए थे। लास्ट टॉपिक बच गया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या होता है, ध्यान दीजिए। फॉस्फोरस P15 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, फॉस्फोरस ही बोलते हैं। ये मुख्यतः दो तरह का होता है, होता कई तरह का है। स्काइलोट्रॉप, स्केलोट्रॉप बहुत तरह के होते हैं, जिसमें मुख्यतः दो ही है, एक है व्हाइट फॉस्फोरस और एक है क्या, रेड फॉस्फोरस। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एलोट्रॉप किसको कहते हैं, इसका चर्चा अभी तक हम नहीं किए हैं और ना आप लोग पूछे हैं। एलोट्रॉप किसे कहते हैं, किए थे, बताए थे पिछले क्लास में, बता दिए हैं। आइसोटोप घड़ी उस टाइम ना बताए थे कि इस बार भी बताए इस चैप्टर में, नहीं बताए ना, इधर उधर हो गया थोड़ा सा। देखिए एलोट्रॉप क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। एलोट्रॉप क्या होता है कि एक ही एलिमेंट अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, एक ही तत्व पृथ्वी पे अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, जिसमें उसका एटॉमिक अरेंजमेंट अलग अलग होता है। अब बोलिएगा नहीं समझे, एग्जांपल देख बताइए। जैसे देखिए डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों है कार्बन ही, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, दोनों क्या है, कार्बन। लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें कार्बन अलग तरह से अटैच्ड है, इसमें कार्बन अलग तरह से अटैच्ड है। यानी अंतर कहाँ हो रहा है, तो एटॉमिक अरेंजमेंट में, परमाणु का जो व्यवस्था है, जिस क्रम में परमाणु व्यवस्थित है वो अलग हो गया। नहीं समझे क्या बोले। डायमंड और ग्रेफाइट में क्या अंतर है, दोनों कार्बन से ही बना है, दोनों कार्बन से ही बना है, दोनों का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन ही है। लेकिन जो तरीका है बॉन्डिंग का डायमंड के अंदर, वो तरीका इसमें अलग है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट में अलग तरह से कार्बन अरेंज्ड है, इसमें अलग तरह से है। और अगर आप अलग और भी एलोट्रोप है इसका, जैसे आप कार्बन ब्लैक लेंगे, कोल लेंगे या और भी कुछ लेंगे, इसका और भी अगर एलोट्रोप तो उसमें अलग है। तो यहाँ पे देखिए इसी को एलोट्रोप बोलते हैं। व्हाट इज द एलोट्रोप, एलोट्रोप क्या होता है, अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट, अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। देखिए एक ही एलिमेंट का अकरेंस है, ये कार्बन है ये भी कार्बन है, इन डिफरेंट फॉर्म, इन डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट। और डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट होने से फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, इसका डेंसिटी कुछ होगा, इसका डेंसिटी कुछ होगा, ये लाइट को कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, ये कुछ करेगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, क्योंकि सब में कार्बन ही है। तो जब सब में कार्बन ही है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। तो व्हाट आर एलोट्रॉप, इसीलिए हम बोले थे वहां पे, याद है आइसोटोप जब पढ़ाए थे तो समस्थानिक पढ़ाए थे आइसोटोप, तो हम बोले थे कि आइसोटोप एंड एलोट्रोप दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी एक ही बार लिखवा दिए थे हम आपको, ये हमेशा आप याद रखिएगा। एलोट्रोप का
केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों है? क्योंकि उसके अंदर का एलिमेंट सेम है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों अलग है? क्योंकि उसका अरेंजमेंट क्या है, अलग है। अरेंजमेंट अलग हो जाने से डेंसिटी अलग होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, तो कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग हो जाए। बोलिए ना हाँ या ना। चलिए ठीक है। तो एलोट्रॉप्स क्या है, इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा? लिखेंगे अकरेंस ऑफ एलिमेंट, अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट एटॉमिक, इन डिफरेंट फॉर्म, इन डिफरेंट फॉर्म, लिख लीजिए इसको एलोट्रॉप को, अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म having different physical property, physical properties but same chemical properties, इसी को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर्स। फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण जो है वो अलग होता है क्योंकि उसके परमाणु का जो व्यवस्था है वो अलग होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर्स ड्यू टू डिफरेंस इन, ड्यू टू डिफरेंस इन एटॉमिक अरेंजमेंट। तो एटॉमिक अरेंजमेंट अलग होने से इसके फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होते हैं, समझे कि नहीं? लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सबका सेम होगा क्योंकि सब में कार्बन ही है। समझ में आ रहा है? जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उससे 100 प्लस क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और क्लास के बाद हम यहाँ पे रुकते हैं। हम तब तक यहाँ बैठते हैं जब तक स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आते। अब देख लेते हैं कि कोई आने वाले नहीं है तभी यहाँ से जाते हैं। तो आधा घंटा आपको हम टाइम देते हैं क्लास के बाद, किन्हीं को कुछ पूछना हो, आइदर वो या तो डीपीपी रिलेटेड हो या अदर बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस चैप्टर का क्वेश्चन होना चाहिए, आप आके पूछिए, इंडिविजुअली आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तब ना डाउट होगा। सही बोलोगे नहीं? क्या? कब? तो बैठल रहते हैं दिन भर यहाँ, और लोग क्या चाहते हैं कि 24 घंटा, कस्टमर केयर में नहीं होता है 24/7 लिखा हुआ रहता है, कभी फोन लगा दीजिए, तो वैसा सुविधा नहीं है भाई। नंबर नंबर ले लीजिएगा, नंबर हम दे देते हैं। हाँ नंबर ले लीजिएगा, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट वगैरह है आप भेज दीजिए, हमको देखेंगे मैसेज, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हाँ बोर्डवा पे लिख दें, नंबर लेना है तो साइड से ले लीजिए। सुनो, रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस, दो तरह का फास्फोरस होता है। इसका मुख्यतः दो एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप अलग भी हो सकता है और भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः दो है। जैसे कैसे हम लोग बोलते थे कि कार्बन का दो आइसोटोप होता है, कार्बन 12 कार्बन 14 बोलते थे ना, कार्बन 14 रेडियोएक्टिव होता है, एज डिटर्मिनेशन में उसका यूज होता है। तो ऐसा नहीं है कि कार्बन का दो ही आइसोटोप होगा, सबसे कम आइसोटोप हाइड्रोजन का होता है, कितना? 3, यानी कार्बन का 3 से ज्यादा होगा। लेकिन हम बोलते कितना थे? दो, क्योंकि वो मुख्यतः दो ही है। तो उसी प्रकार से दो ही आइसोटोप। रेड फास्फोरस क्या होता है? ये पी4 का पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ पी4, पॉलीमर ऑफ पी4। मतलब ये है ना कि इसमें ढेर सारा पी4 जुटा हुआ है। अब पी4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देख लीजिए, कहीं कभी ऐसा ना हो कि आपसे सिग्मा बॉन्ड पूछ दे कि बताइए पी4 में कितना सिग्मा बॉन्ड है। कोई भारी बात नहीं है, बेंजीन में पूछा था पिछले के पिछले साल कि बताइए बेंजीन में कितना सिग्मा कितना पाई है। तो सिग्मा किसे कहते हैं? सिंगल बॉन्ड को। और डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक बॉन्ड होता है सिग्मा और एक होता है, वो हम केमिकल बॉन्डिंग में आपको होता है। तो पी4 में कितना सिग्मा हो जाएगा? 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है 6, लिख लीजिए अभी तो बाद में ध्यान रहेगा। तो पी4 का ये पॉलीमर होता है। पी4 का पॉलीमर कहने का मतलब पी4 आपस में जुड़ा होता है। और ये क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ पी4 होता है, मॉलिक्यूल ऑफ पी4। मतलब ये पॉलीमर नहीं होता है, लिखना नहीं है, रुक जाइए, लिखना नहीं है।
लिखना नहीं है, पहले समझिए। ये P4 का पॉलीमर होता है, मतलब एक P4 जो है ना दूसरे P4 से जुड़ा हुआ है और वो अगले से जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, चेन में रहता है। पॉलीमर, पॉली मतलब बहुत सारे, मर को मिला के एक कर दिए तो पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर किसे कहते हैं? जब मोनोमर को मिला मिला के, बहुत सारा मोनोमर मिला देते हैं तो बनता है पॉलीमर। तो रेड फास्फोरस जो होता है P4 ढेर सारा P4 को जोड़ के बनता है। ये नॉन टॉक्सिक होता है, ये टॉक्सिक नहीं होता है, लेकिन ये टॉक्सिक होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जहरीला होता है और ये लेस स्टेबल होता है, जबकि ये हाई स्टेबल होता है। ये क्या होता है? हाई स्टेबल। ये क्या होगा? अगर ये हाई स्टेबल है तो होगा लेस रिएक्टिव, ये रिएक्टिव कम होगा, कम अभिक्रियाशील होगा। ये होगा हाईली रिएक्टिव, ये ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसका यूज कहाँ होता है? तो यूजेस में इसका सबसे पहले है स्मोक बम बनाने में। इजराइल वाला लोग जो है, इजराइल वाला जो मार रहा था ना, उसको किसको पूछते रहता है बगल में? हमास वाला को। तो मारा था यही स्मोक बम, फॉस्फोरस वाला, व्हाइट फॉस्फोरस मारा था। ये क्या होता है ना, ये जब जहाँ ब्लास्ट होगा ना स्मोक बम, लिखे नहीं, जहाँ ब्लास्ट होगा ना वहाँ व्हाइट व्हाइट बहुत सारा धुआं फैल जाएगा, एक कहिए स्मोक फैल जाएगा, इसलिए इसको स्मोक बम बोलते हैं। ये स्किन पे पड़ेगा, जिसके स्किन पे पड़ेगा ना वैसे झाड़ झूर के चल जाएगा घर, बोला जाए कुछ नहीं क्या हुआ पता नहीं, आटा काहे बरसा रहा है। और उसके बाद वो तो ऊपर से धो लिया, साफ कर लिया, लेकिन वो फास्फोरस शरीर के अंदर चला जाता है और मल्टीपल ऑर्गेन फेल्यूर का केस होता है, और धीरे धीरे शरीर का एक एक अंग काम करना बंद कर देता है। वो आदमी 2 से 4 दिन में मर जाता है, उस समय नहीं मरता है, बाद में मरता है। बात समझे ना? तो ये स्मोक बम, और ये इंटरनेशनल लेवल पे बैन है, ये इंटरनेशनल लेवल पे बैन है। बोला गया है कि आप लोग लड़िए जरूर। जो जो संस्था है ना लड़ाने वाला, क्या है सब यूएन वगैरह लोग ऐसी खाली बैठल रहता है, हाई इमरजेंसी बैठक बुलाए हैं, आ जाओ, क्या हुआ, मार रहा है रे, ठीक है देखें कल देखते हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है। तो ये सब जो लड़ाने वाला संस्था है ना, लड़ाने वाला ये, रोकने वाला नहीं है। तो लड़ाने वाला लोग जो संस्था है वो लोग इसको बैन किए हुए हैं कि नहीं आप लोग लड़िए जरूर, लेकिन ये सब मारामारी नहीं कीजिए, ये केमिकल हथियार है ना, ये उल्लंघन है, जो भी है बता देता है। तो ये स्मोक बम बनाने में इसका यूज होता है, और इसका यूज नॉर्मल यूज है, माचिस वगैरह में इसका यूज होता है। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, व्हाइट की रेड, तो रेड फॉस्फोरस ज्यादा स्टेबल। ये पॉलीमर होता है, जबकि ये पॉलीमर नहीं है, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं P4 के, इसीलिए ये डस्ट बन के उड़ जाते हैं, लिख लीजिए। सेमीकंडक्टर में डोपिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, डोपिंग जानते हैं ना, उसमें इससे हम लोग एन एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। सेमीकंडक्टर एक होता है इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक होता है एन टाइप और पी टाइप, तो इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है चालकता बढ़ाने के लिए। किसी भी अर्धचालक का चालकता बढ़ाने के लिए उसमें फास्फोरस मिला देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इसको लिख लीजिए। देखिए ये चूंकि क्रैश कोर्स है इसलिए हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, हम इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं बैच में, आप लोग करिए, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कीजिए, आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन करवाने लगेंगे तो हर बैच में कोई घंटे का टाइम लगेगा। टारगेट क्या दिया गया है पता है ना, 15 क्लास में केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, तो 15 में तो होगा नहीं, हम जानते हैं और आप भी जानते हैं और जो बोले वो भी जानते हैं, सब सब लोग
सब लोग जानते हैं क्या 15 क्लास में केमिस्ट्री हो सकता है? कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ 20 तक में कोशिश मेरा रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम अब आपको ज़्यादा टाइम MCQ प्रैक्टिस में नहीं दे रहे हैं। तो ये था आपका प्रेडिक्टेबल, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एसिड को बोला जाता है अम्ल, इसको क्षार, लेकिन इसको कहीं कहीं ना भस्म भी बोलता है, पता नहीं। एंड लवण, लवण को नमक भी बोलते हैं, सॉल्ट है तो, लेकिन लवण बोला जाता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आने वाला चैप्टर है एसिड। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, पीएच वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास के बाद आप में ये क्षमता होगा कि आप इसका क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, हम जानते हैं कहीं से भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन बनेगा, आपको हम एक स्टेप आगे तक बताएंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए एसिड और बेस के लिए 3 सिद्धांत दिया गया है, देयर आर 3 थ्योरीज फॉर एसिड बेस। एसिड बेस के लिए 3 थ्योरी है, 3 लोगों ने एसिड और बेस को डिफाइन किया था। कुछ लोग बोले थे कि जो H+ आयन देता है वो एसिड है, कुछ लोग बोले थे कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, प्राप्त करता है किसी से, वो एसिड है। तो तीनों के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर 3 थ्योरीज फॉर एसिड बेस। पहला थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस, पहला क्या पढ़ेंगे? आर्हेनियस, आर्हेनियस थ्योरी। दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे? ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी। तीसरा पढ़ेंगे ल्यूइस थ्योरी। तीन थ्योरी है, आर्हेनियस थ्योरी, और तीनों के हिसाब से हम लोग एसिड पढ़ेंगे। आर्हेनियस साहब क्या बोले थे, एसिड कौन है, बेस कौन है, सॉल्ट क्या होता है। फिर पढ़ेंगे ब्राउनस्टेड साहब क्या बोले थे, फिर पढ़ेंगे लुईस साहब क्या बोले थे, और तीनों के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, तीनों थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे? आप लोग लिख लिए बिना बोले? बोलिए ना, नहीं लिखे ना, चलिए नहीं लिखे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जाइए जाइए। राइटिंग समझ में आता है ना? तो अच्छा नहीं है, मैनेज कीजिएगा, बोल देते हैं समझ में आता है ना क्या बोल रहा है। आप लोग का अच्छा राइटिंग है, मेरा नहीं है। चलिए, आर्हेनियस थ्योरी क्या बोलता है, एसिड क्या होता है, इनके हिसाब से अम्ल क्या है। इनका कहना था ना, आर्हेनियस साहब का, कि वैसे पदार्थ, वैसे सब्सटेंस जब हम उसको जल में घोलते हैं तब वो H+ आयन रिलीज करता है, H+ आयन उत्सर्जित करता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग अम्ल कहेंगे। किसको बोलिए ना, किसको? जो H+ आयन रिलीज करता है। कब रिलीज करेगा? जब हम उसको पानी में घोलेंगे। तो इनका ना, कुछ लोग ना इनका ड्रॉबैक भी बताए थे, बोले थे कि आपका तो एसिड तभी डिफाइन है जब हम पानी में घोलते हैं, जब तक पानी में न घोला जाए वो एसिड नहीं है, इस तरह से भी कुछ बोला गया था। खैर, एसिड क्या होता है? वो सबस्टांस which releases H+ ion, which releases H+ ion when dissolved in water, when dissolved in water। तो जब पानी में घोला जाता है तो H+ आयन रिलीज करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड। जैसे एग्जांपल दीजिए, जैसे देखिए ये एग्जांपल दिए थे कि H2SO4 है, जब तक ये सॉलिड है ना, ये बात को ध्यान दीजिएगा कि पानी में घोलने के बाद ही डिफाइन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सॉलिड H2SO4 एसिड है आर्हेनियस के हिसाब से, ऐसे पूछा था, तो नहीं है, सॉलिड H2SO4 एसिड नहीं है, क्योंकि उसमें H+ आयन रिलीज नहीं हुआ है, समझे? इसलिए बार बार इस बात को हम बोल रहे हैं।
तो जब तक H2SO4 सॉलिड है तब तक ये एसिड नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको हम पानी में घोलेंगे, एक्वस मतलब क्या होता है, वाटर, आप लोग जानते हैं, तो ये बन जाएगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, तब हम लोग बोलेंगे कि ये एसिड है, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 2H प्लस एक्वस प्लस SO4 माइनस 2 एक्वस, 2H प्लस एक्वस प्लस SO4 माइनस 2 एक्वस। इसको हम लोग बोलेंगे कि अब ये एसिड हुआ, हाँ अब ये एसिड है, क्यों, क्योंकि इसने 2H प्लस आयन को क्या कर दिया, रिलीज। अब चूंकि 2H प्लस आयन रिलीज किया है, इसीलिए इसका बेसिसिटी जो होगा वो 2 होगा। अब बेसिसिटी 2 क्यों होगा वो आगे बताएंगे, क्योंकि ये 2H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए इसका बेसिसिटी 2 है। HCl जब तक सॉलिड है तब तक एसिड नहीं है, लेकिन बाद में ये H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस दिया, तब हम बोलते हैं ये एसिड है, और इसका बेसिसिटी जो होगा वो होगा 1। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड, अम्ल, जो H प्लस आयन रिलीज करे। लिखना नहीं है अभी, जो H प्लस आयन रिलीज करे उसे क्या बोलते हैं, एसिड। अब एसिड में भी क्लासिफिकेशन हो गया, और बोला गया कि एसिड भी दो तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे और वीक एसिड किसको बोलेंगे, तो बोला गया ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, जो पूर्णतः 100% H प्लस आयन को तोड़ दे। देखिए अब यहां से समझिए, ये तो समझ गए H प्लस आयन देता है एसिड होगा। देखिए जो पूरी तरह से टूट जाए H प्लस आयन में उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। अब बोलिएगा क्या बोले, पूरी तरह से कैसे टूट जाए, नहीं समझे, नहीं समझे। देखिए HCl है, मान लेते हैं ये 100 HCl का मोलिकुल है, पानी में हम डाले, कितना मोलिकुल डाले, 100, T इक्वल टू 0 पे हम 100 HCl डाले, और उस समय H प्लस एक भी नहीं था और Cl माइनस एक भी नहीं था, लेकिन जैसे ही पानी में हम डाले 100 HCl को, ये HCl जो है वो 0 बचा, और ये 100 H प्लस और 100 Cl माइनस में टूट गया। मतलब ये जो समूचा मोलिकुल है ना, होल मोलिकुल, ये एक भी नहीं है, क्योंकि जितना HCl डाले थे सबका सब टूट गया, और सबका सब किस रूप में चेंज हो गया, तो H प्लस में और Cl माइनस में, तो एक भी नहीं बचा ये, यानी कंप्लीटली आयोनाइज हो गया H प्लस आयन में, इसीलिए हम बोलेंगे कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझे, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे हुआ, कंप्लीटली कैसे टूट गया, क्योंकि जितना HCl डाले थे सब का सब टूट गया H प्लस में और Cl माइनस में, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक एसिड किसको बोलेंगे, थोड़ा वही बता दीजिए तो समझ में आएगा। देखिए वीक एसिड किसको बोलेंगे, अगर आप 100 मोलिकुल डाले और एक टूटा, और 99 जो है ना समूचा ही मोलिकुल रह गया, ऐसे वो क्या बोलते हैं, वीक एसिड। तो एसिड दो तरह का, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। तो वीक एसिड जो होगा ये पार्सली आयोनाइज होगा, ये पार्सली आयोनाइज होगा, पार्सली आयोनाइजेस इनटू H प्लस एंड corresponding anion। तो जो H प्लस और corresponding anion में बहुत कम टूटे और सारा मोलिकुल समूचा ही रह जाए, नहीं समझे हम, जैसे ऐसे बोलिए HF 1000 मोलिकुल HF का हम डाले थे, 1000 मोलिकुल डाले ना HF का, T इक्वल टू 0 पे, तो ये 0 था, ये 0 था, T इक्वल टू 0 कहने का मतलब हो रहा है ना, इनिशियली हम 1000 मोलिकुल लिए, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, इनिशियली शुरुआत में हम 1000 अणु लिए, किसका, HF का, और जब उसको पानी में डाले तो जब वो टूटा, टूट फूट के जब वो स्थिर हुआ, यानी इक्विलिब्रियम उसी को बोलते हैं, टूट फूट के जब वो स्थिर हुआ, तो हम लोगों ने देखा कि 999 मोलिकुल जो है HF ही था और मात्र एक मोलिकुल टूटा, इसलिए क्या है, वीक एसिड। ये क्या है बोलिए ना, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, जो पूरा टूट जाए, समूचा मोलिकुल एक भी नहीं। वीक एसिड किसको बोलेंगे, जो बहुत कम टूटे और ज्यादातर मोलिकुल अपने ही फॉर्म में रहे, उसे हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड पता कैसे हमको चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, ऐसे तो देख के पता नहीं चलता है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए ये किस तरह का एसिड है। तो ध्यान दीजिए, कुछ ही एसिड है, बस 7 एसिड ऐसा है, बस 7 एसिड ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे एसिड्स वीक हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं सब वीक हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टर्टेरिक एसिड, सब वीक है।
तो 7 ही एसिड हैं जो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आएंगे? तो सबसे पहले आएगा H2SO4 जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं बोलिए ना? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आएगा HNO3 जिसको बोलते हैं क्या? नाइट्रिक एसिड। इसके बाद आएगा HClO4 परक्लोरिक एसिड, इसको क्या नाम है? परक्लोरिक। HClO3 क्लोरिक एसिड, 4 हो गया ना। और उसके बाद HF तो है वीक ही होगा, उसके बाद HCl, HBr, HI, 4 और 3 7, बस यही है। इतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग है बस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोबोमिक और हाइड्रोआइडिक, बस यही स्ट्रॉन्ग है। बाकी इसके अलावा सारे एसिड्स जो हैं वो क्या है? वीक। HF क्या होगा? वीक एसिड। एसिटिक एसिड वीक एसिड, सारे एसिड्स वीक होते हैं। तो पहले आप इसको लिखिए, इसको लिखिए। अच्छा ठीक है, लिखिए। हाँ नेक्स्ट लिखिए। नहीं नहीं ये नहीं है, ये जो है सब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। चलिए हो गया ना। नेक्स्ट करें।
लिखिए ना, काहे खुश हो रहे हैं? हम शायद पहला बार मिले हैं। काहे बहाना बनाते हैं आपसे मिल, हमरा मिलके काहे खुशी होगा, समझते नहीं आप लोग को। हाँ अच्छा, सब समझते हैं आप लोग को, नहीं समझेंगे। एच प्लस एंड करस्पॉन्डिंग एनायन, हाँ ठीक है, तो लिखे हैं मतलब जैसे एच प्लस में टूटा ना, इसका करस्पॉन्डिंग एनायन यहाँ पे कौन होगा, एच माइनस। वीक एसिड का और भी एग्जांपल लिखते हैं, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कौन सा होता है, इसी को बोलते हैं पता है, इथेनोइक एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये कॉमन नाम है और ये आईपीएससी नाम है। आईपीएससी नाम में इथेनोइक क्यों हुआ, क्योंकि दो कार्बन है, एक और दो पैरेंट चेन में दो कार्बन है। आप लोग तो पढ़े होंगे ना कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जब नाम लिखते हैं तब उसमें एक चेन लेते हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को पैरेंट चेन या मेन चेन बोला जाता है, उसमें कार्बन को काउंट करते हैं और उसी के हिसाब से उसका वर्ड रूट होता है। जिसमें दो कार्बन है तो इथ होगा और दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड होता है सफिक्स, इसीलिए इथेनोइक एसिड इसका नाम होगा। समझे, बोलिए ना। और जैसे और एग्जांपल है मिथेनोइक एसिड, जैसे मिथेनोइक एसिड है, इसी को बोलते हैं मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक कॉमन नाम हो गया और मिथेनोइक आईपीएससी नाम हो गया। इसमें होगा HC डबल बॉन्ड OH, जैसे हो गया HF, जैसे हो गया H2CO3। H2CO3 को बोला जाता है कार्बोनिक एसिड, तो नाम भी ध्यान रखना है। H3PO4 का नाम हो गया फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और भी बहुत सारा है, हजारों एसिड होगा जो भी, इसका कोई गिनती ही नहीं है कितना एसिड है ऑर्गेनिक। यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं जैसे इथेनोइक, मिथेनोइक या फिर और भी है, ये सब तो इनऑर्गेनिक एसिड हो गया। ऑर्गेनिक उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन है, कार्बन वाले को बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो ये सब कार्बन है ना, टर्टेरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही ग्रुप है। हाँ हो गया ना, चलिए ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, H प्लस एग्जिस्ट इन वाटर इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ नहीं समझे, इसका मतलब हुआ कि जब एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है ना तो वो H प्लस आयन फ्री नहीं रहता है, वो वाटर से कंबाइन करके और हाइड्रोनियम आयन बना देता है। जैसे देखिए HCl है, HCl दे दिया क्या, H प्लस और अब बार बार हम एक कोर्स नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लीजिए, एक बार बता दिए। ये जो H प्लस आयन है ना, ये H प्लस आयन क्या करेगा, क्योंकि वाटर मोलिकुल पोलर है, वाटर मोलिकुल कैसा है, पोलर क्यों है बताइए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस है। इसका इलेक्ट्रॉन ये छीन लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, तो इस पे माइनस है, इस पे क्या होगा प्लस, इस पे प्लस। तो ये H प्लस इससे कंबाइन कर लेगा, इसमें अट्रैक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा और ये कंबाइन कर लेगा तो बना देगा H3O प्लस, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ध्यान रखिएगा इसको, आज न कल जरूर पूछेगा कि जल में जो H प्लस आयन होता है वह हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है,
क्योंकि जब अम्ल के द्वारा H+ आयन रिलीज किया जाता है तो ये H+ आयन वाटर मॉलिक्यूल से केमिकल बॉन्ड बना के H3O+ के फॉर्म में होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कहीं कहीं पता है, आप जब कोई बुक पढ़ेंगे तो वहां पे ये भी लिखा हुआ रहेगा कि जब सॉल्यूशन में H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तब वो एसिडिक होता है। तो आप लोग सोचते हैं कि H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा तो एसिडिक कैसे होगा? अरे ये H3O+ नहीं है, ये H+ के बारे में बोल रहा है। ये H+ ही क्या किया, वाटर से कंबाइन कर लिया, और वाटर से कंबाइन करके क्या बना दिया, H3O+, यानी वो H+ है। H2O तो पहले से था, बाद में रहेगा। ये H+ आया और वाटर से जुड़ गया। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एसिड्स आर sour in taste. एसिड टर्न्स, लिख लीजिए, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, लिखिए। तो ये सब ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हो गया? हो गया ना? तो ये था एसिड। एसिड के बाद अभी हम लोग पूरा एसिड थोड़े पढ़े हैं, अभी हम आर्हेनियस के हिसाब से एसिड पढ़े हैं, फिर अभी ब्राउनस्टेड के हिसाब से एसिड पढ़ेंगे, फिर लुईस के हिसाब से एसिड पढ़ेंगे। हालांकि उसको बाद में देखेंगे, पहले आर्हेनियस के हिसाब से हम एसिड पढ़े हैं, तो आर्हेनियस के हिसाब से हम लोग देखते हैं बेस क्या होता है। आर्हेनियस के हिसाब से बेस क्या होता है, जिसे क्षार बोलते हैं, क्या होता है, वैसा सब्सटेंस व्हिच रिलीजेज OH माइनस आयन, OH माइनस आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जैसे 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 NaOH हो गया, NaOH टूटता है, Na+ लिखते चलिए, उसका बता देंगे, साथ में लिखते चलिए, आप लोग ऐसे मत मिटाइएगा, ठीक है।
हो गया। नेक्स्ट, वीक बेस किसको कहते हैं? लिखिएगा पार्शियली अनाइजेज इनटू OH माइनस आयन एंड कोरेस्पोंडिंग कैटायन, जैसे NH4OH, NH4OH, NH4 प्लस और ये OH माइनस। एग्जाम्पल में लिखिएगा NH4OH, MgOH 4+2, BOH 4+2, कॉपर OH, वीक बेस, दुर्बल क्षार। क्वेश्चन आपके नोट से ही होगा, आप लोग इसको पढ़िएगा, कंटेंट सफिशिएंट है। अगर आपको टाइम मिलता है, आपका ऐसा मन होता है कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ें तो ठीक है, पढ़ने के लिए कोई रोक नहीं है, बट कंटेंट ठीक ठाक है। आप लोग इधर उधर थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। कुछ अगर यहाँ छूटा भी होगा अगर, तो वो आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी होता है, इसीलिए हम बोलते हैं हर चैप्टर की कंप्लीट होने के बाद 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट में क्या लिखे थे यहाँ पे? OH माइनस आयन exists in water in form of hydroxynium ion, hydroxynium ion, HCO2 minus। बिटर इन टेस्ट, बेस का टेस्ट जो है कड़वा होता है। बेस टर्म्स, इसको इंटरचेंज कर दीजिएगा, ठीक है। रेड को ब्लू में लिखिए। तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। हाँ, ये कॉम्बिनेशन बस हम बोले हैं कि जुटेगा और कुछ नहीं, ठीक है। ये जुटेगा, इतना ही लिखिए, ये बनाएगा H3O2 माइनस, BH प्लस से कंबाइन करता है, ठीक है। इसलिए बॉन्डिंग वॉन्डिंग यहाँ नहीं दिखाना है, सीधे देखिए कि जुड़ जाएगा। इसको एक बार देखते हैं फिर से, ठीक है। तो देखिए, आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से बेस किसको कहते हैं? जो OH माइनस आयन रिलीज करे। कब रिलीज करे? जब डिजोल्व होगा वाटर में, वाटर में घुल के। इसीलिए इस थ्योरी के हिसाब से कोई बेस तब तक बेस नहीं है जब तक वो पानी में ना घुले। बात समझ रहे ना? यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये OH माइनस आयन देगा, इसमें एसिडिटी होता है। बेस का एसिडिटी और एसिड का
बेसिसिटी, ठीक है, ये होता है, इसमें 2 रिलीज कर रहा है OH माइनस, इसलिए इसका बेस एसिडिटी 2 होगा। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, जैसे एसिड कैसे हो रहा था 100 में 100, उसी तरह से यहाँ भी 100 में 100 टूट जाए। फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड मतलब अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब जो है ना, ये सब का सब स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सब 100% टूट जाता है, 100% टूट जाता है मतलब 100 डालेंगे 100 टूट जाएगा। और सेकेंड में बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी नीचे वाला स्ट्रॉन्ग होगा। यानी एक चीज आप गौर कर रहे हैं, वहां भी देखे थे एसिड में कि HF वीक एसिड था, बोलिए ना, वहां भी देखे थे ना, HF क्या था, वीक, और नीचे बढ़ने पे ये सब स्ट्रॉन्ग था, देखे थे कि नहीं। एक चीज हम गौर कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ भी ऊपर वाला 2 वीक है और बाकी नीचे स्ट्रॉन्ग है। यानी एक चीज हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे, चाहे एसिडिक का स्ट्रेंथ हो या बेसिक का स्ट्रेंथ हो, क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। लिख लीजिए इसको, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, नोट करके लिख लीजिएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, या कुछ लोग ऐसे लिखना चाहते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, एसिडिक और बेसिक नेचर, एसिडिक या बेसिक नेचर इंक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, ऐसे लिखिए। दोनों के लिए ये लागू है, क्योंकि वहां भी हम देखे थे कि HF जो है वीक एसिड था और नीचे वाला था स्ट्रॉन्ग। यहाँ भी देख रहे हैं कि ऊपर वाला वीक है, नीचे वाला है स्ट्रॉन्ग। तो आपसे ये भी पूछ देगा, क्योंकि एक साल पूछा था कि मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ऐसे पूछ दिया था। तो इस बार हो सकता है पूछ दे कि HCl और HBr में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो यहाँ पे HBr होगा, क्योंकि नीचे बढ़ने पे। NaOH और KOH में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो KOH है। तो ध्यान रखिएगा ना, बोलिए ना, है ना, क्या ये पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए मित्रों, बोलिए ना। वीक बेस क्या होता है, पार्शियली आयनाइज होगा, बहुत कम टूटेगा, 1000 में एक टूटेगा, उसको वीक बेस बोलते हैं। वीक बेस का एग्जांपल अभी आपको बताया है। अरे स्ट्रॉन्ग बेस को छोड़ दीजिए, सारा क्या है, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस को छोड़ने के बाद सारा क्या है, वीक बेस। चलिए एसिड और बेस समझे ना आर्हेनियस के हिसाब से। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है पीएच स्केल, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता है। इसमें उल्टा सीधा होता है, जो कम होता है वो ज्यादा एसिडिक है, जिसका पीएच वैल्यू कम होता है वो ज्यादा एसिडिक है, और जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होता है वो कम एसिडिक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये सब तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, अभी क्लास में क्लियर होगा। पीएच स्केल क्या है, इसको बोलते हैं पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब H प्लस का ये क्षमता बताता है, पोटेंशियल बताता है H प्लस कितना ज्यादा है। अच्छा एक बात बताइए, वीक एसिड वीक क्यों है, बताइए वीक एसिड वीक क्यों है, क्योंकि वो H प्लस आयन को रिलीज कर ही नहीं रहा है, बोलिए ना। वीक एसिड वीक के श्रेणी में क्यों आता है, क्योंकि वो H प्लस आयन को रिलीज नहीं कर रहा है। तो जब H प्लस आयन ही नहीं रिलीज करेगा, 999 मॉलिक्यूल उसको पकड़ के रखेगा H प्लस को, तो फिर वो एसिडिक बिहेवियर शो कैसे करेगा। जितना ज्यादा H प्लस उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। अम्लीय ज्यादा कब होगा, जब H प्लस का सांद्रता, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसीलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अगर 10 मॉलिक्यूल भी आप डालिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो वो सारा का सारा H प्लस रिलीज कर देगा, टूट जाएगा। लेकिन एक वीक एसिड में 1000 भी डालिएगा तो 10 नहीं टूटेगा, 1000 में एक टूटता है। तो पीएच स्केल ना इसी को मेजर करता है, क्या मेजर करता है कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितना H प्लस आयन है 1 लीटर में, कितना में, 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना H प्लस आयन होगा उसी को ये मेजर करता है। इसके बारे में कौन बताए थे, सोरेन सेन। इट मेजर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इनफैक्ट ये बोलिए ना कि मोलारिटी मापता है। मोलारिटी मतलब
मोल पर लीटर। क्या मापता है, बोलिए ना, मोल पर लीटर की 1 लीटर में कितना मोल है H प्लस का। इट मेजर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन, यही मापता है ये वैल्यू क्या होता है, लिखना नहीं है, पेन रखिए। वैल्यू क्या होता है पीएच का, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है बस। नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, नहीं समझे क्या है, कैसे पीएच निकलेगा, ऐसे समझिए। यदि इफ H प्लस का मोलारिटी है 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर, कितना है 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में H प्लस कितना है, H प्लस कितना है 10 टू द पावर 3 मोल। तो इसका पीएच जब निकालिएगा तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 टू द पावर -3, तो लॉग का नियम है कि ये पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और बेस में 10 है तो 10 और 10 बेस में होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब माइनस इंटू -3 मतलब 3, यानी सीधे लिखिए 3। तो देखिए अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का सांद्रता अगर 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर है, मतलब 1 लीटर में 10 टू द पावर -3 मोल H प्लस है, मतलब ऐसे समझिए कि 1 लीटर आपके पास एक सॉल्यूशन है 1 लीटर, और इस 1 लीटर में H प्लस कितना है, इतना मोल 10 टू द पावर -3 मोल, तो इसका पीएच 3 होगा। और यदि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर है, तब पीएच कितना होगा बताइए, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 टू द पावर -4 यानी 4। ज्यादा पीएच इसका है, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला, क्योंकि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे ज्यादा है। देखिए इसको गौर कीजिए, पीएच में मत जाइए, तो पावर को कर दिया छोटा ना। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर -3 मोल, मतलब 1/1000, और यहाँ पे है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना 1/10,000, तो ज्यादा H प्लस यहाँ पर ना है 1 लीटर में, तो पीएच वैल्यू इसका ज्यादा है, मतलब ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो ज्यादा एसिडिक होगा ऊपर वाला। पीएच वैल्यू कम है तो उसमें ज्यादा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है उसमें, और जितना ज्यादा H प्लस का आयन रहेगा, यहाँ पे ज्यादा H प्लस आयन है, यहाँ पे कम H प्लस आयन है। अच्छा पीएच वैल्यू अगर 1 से बढ़ा, पीएच वैल्यू 1 से बढ़ा, इसका मतलब क्या होता है कि 10 गुना घट गया, देख रहे हैं ना, ये 1000 1/1000, ये 1/10,000, तो 1 से पीएच वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब होता है कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10 गुना क्या हो गया, बढ़ा कि घटा, घट गया, घट गया। अगर 2 से बढ़ता तो यहाँ एक जीरो और आ जाता, तब 100 गुना घट जाता, नहीं घट जाता 100 गुना, बोलिए ना। अगर हो जाता, ऐसे समझिए, यदि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर, तब पीएच कितना हो जाता 5, तब पीएच कितना हो जाता माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 टू द पावर -5, तब हो जाता 5। तब यहाँ से यहाँ को कंपेयर कीजिए, यहाँ से यहाँ को कंपेयर कीजिए, देखिए 2 से बढ़ गया पीएच, 2 से बढ़ गया पीएच, तो 1/1000 था और यहाँ पे 1/1,00,000 हो गया। अब बताइए ये 100 गुना, 100 गुना क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, तो 100 गुना घट गया, क्योंकि पीएच 2 से क्या हो गया, बढ़ गया। अब चूंकि ये जो वैल्यू है ना ये पावर में है, इसमें 10 के गुना टाइम्स में होगा, 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2, यही क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में। और ऐसा नहीं है कि पूछने के बाद हम पढ़ाते हैं, पहले हम पढ़ाते थे, पूछा बाद में, समझे कि नहीं, बोलिए ना। पीएच वैल्यू अगर 1 से बढ़ रहा है तो 10 गुना H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, और अगर घट रहा है पीएच वैल्यू 5 से हो गया 3, तो 100 गुना बढ़ गया, 100 गुना क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा पीएच में, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद लिखना है। कैसे लिखिए, नहीं लिखे हैं, अच्छा ठीक है लिखिए। अच्छा आपसे ऐसे यही प्रैक्टिस करवाए थे ना, बॉइलिंग पॉइंट जब बताए थे तब, कि अगर आपसे पूछे कि एक सॉल्यूशन का पीएच 3 है और एक का 5 है, तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 5 वाले का कि 3 वाले का,
इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? 3 वाले का, क्योंकि 3 में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और जितना ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बताए थे ना, क्वथनांक में वृद्धि कब ज्यादा होती है? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होगा पार्टिकल उतना ज्यादा वृद्धि होगा। जैसे 1 चम्मच चीनी डाले थे तो पानी 100 पे ना उबल के 105 पे उबलता था, 2 चम्मच चीनी डाल देते थे तो फिर उबलना बंद हो जाता था, ज्यादा टेम्परेचर होता था तब उबलता था। ये सब हम आपको सिखाए थे। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलिए, बोलिए ना। हमको समझ में नहीं आता है कि आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है, अच्छा। क्योंकि पूछता वही नहीं है जिसको 100% या तो समझ में आ जाए या 100% समझ में नहीं आए। तो यहाँ पे केस वो है कि आपको 100% समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। हमको अपने आप पे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इतना क्षमता है कि आपको 100% समझा पाते हैं। से बोले ना, टीचर का मतलब यही होता है, समझे कि नहीं? जैसे कि हमको देख लीजिए, हम जब से पढ़ाना शुरू किए हैं सिर्फ अपना चॉइस यही रखे हैं कि पढ़ाना है, तो थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम बच्चे को सिखा पाते हैं तो अच्छा लगता है ना। हम कभी ऐसा नहीं है कि कभी इंटेंशन ऐसा था कि हम भी पढ़ के तैयारी करके दें ऐसा वैसा। हम भरे थे यार, ऐसी भर दिए थे, सब भरता है तो बीपीएससी। एक बार बीपीएससी मेंस लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि होगा तो वही करना है, ठीक है। हमको उतना ये भी नहीं है कि उससे पीछे पड़े रहे हैं, नहीं हुआ तो ठीक है। हो गया, बोलिए ना। ये लाइन लिख लीजिए, लिखिएगा। इफ पीएच वैल्यू इंक्रीजेज बाई 1, if pH value of a solution increases by 1, if pH value if pH value of a solution increases by 1, comma देख लिखिएगा, it indicates that it indicates that it indicates that decrease in H plus concentration, decrease in H plus ion concentration 10 times, decrease in H plus ion concentration 10 times, vice versa। यदि pH मान में 1 की वृद्धि होती है तो इसका अर्थ है कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना घट गया है ना। क्लियर हो रहा है ना आप लोग को? बोलिए ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, कि नॉर्मल वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर पे पीएच वैल्यू 7 होता है, पढ़ते हैं ना। और इसको देखते हैं ऐसा क्यों होता है। एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए वाटर का ये नेचर है, जानते हैं वाटर जो है ना एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए अभी हम आपको एसिड पढ़ाए, बेस पढ़ाए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वो 100% टूट जाता है।
और जो कम टूटता है उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो वाटर जो है ना वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हिंदी में इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है एक बात कि अगर आप 1 लीटर पानी लीजिएगा ना, 1 लीटर H2O लीजिएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये पूरा का पूरा H2O के फॉर्म में ही रहेगा। H प्लस आयन और OH माइनस आयन के फॉर्म में बहुत कम टूटता है। H प्लस आयन और OH माइनस के फॉर्म में बहुत कम टूटता है। 1 लीटर पानी लीजिएगा ना तो मात्र 10 टू द पावर -7 मोल टूटेगा, और मात्र 10 टू द पावर -7 मोल टूटेगा। जितना H प्लस उतना OH माइनस, जितना एसिडिक उतना बेसिक, तो नेट क्या होगा? न्यूट्रल। लेकिन अगर pH वैल्यू देखें तो कितना होगा? 7। pH वैल्यू कितना होगा? कैसे होगा 7? माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10 टू द पावर -7। तो ऐसे लिखेंगे माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 टू द पावर -7, तो 7। तो pH वैल्यू जो होता है नॉर्मल वाटर का, नॉर्मल वाटर का pH वैल्यू क्या होता है? बोलिए ना, 7। क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल वाटर जो है 1 लीटर में मात्र 10 पे पावर -7 मोल ही H प्लस आयन होता है, इसीलिए इसका pH क्या होता है? 7। लेकिन एगो बात बताइए, अगर हम किसी तरह से ज्यादा वाटर को तोड़ दें तो H प्लस बढ़ जाएगा कि नहीं? बोलिए ना। तो pH कम हो जाएगा कि नहीं? बोलिए ना, हाँ या ना। तो कैसे तोड़ेंगे? ज्यादा गर्म करके। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर more dissociation of water takes place, as a result of which the concentration of H plus increases, hence pH value decreases। आपसे पूछेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से pH वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। pH वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। बोलिए ना, है ना। क्या आप रट रहे हैं? बोलिए ना, है ना। नहीं रट रहे हैं? चलिए ठीक है, आप लोग सीख रहे हैं ना। आप लोग हमको याद कीजिएगा जब अपने बाल बच्चा को पढ़ाइएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, बीपीएससी निकालिए पदाधिकारी। जी बोला जाए, रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट बढ़ गया ना, हम पीएच मान तो घट गया, बस छोड़िए, इतना ही पूछ रहे हैं। पीएच मान क्या हो गया? घट गया। हालांकि न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहेगा, क्योंकि जितना H प्लस उतना ही OH माइनस। बात समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा टूटेगा तो पीएच वैल्यू घटेगा, इसीलिए हम जनरल लिखवा दिए, समझे। अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे CH3COH है और वो कम टूटा है, 1000 में एक टूटा है, ठीक है, उसको गर्म करेंगे ज्यादा टूटेगा, क्योंकि एनर्जी देंगे, उसके बॉन्ड एनर्जी टूटेंगे। तो जब उसका बॉन्ड एनर्जी टूटेगा ना, उसका मोलिक्यूल, तो ज्यादा H प्लस होगा तो पीएच वैल्यू घटेगा, यानी हर हाल में घटेगा, ठीक है, अगर वो एसिडिक सोल्यूशन है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। अच्छा हाँ, यही है, लिख के ला देते हैं डायरेक्ट, छोड़िए ना। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोर डिसोसिएशन, तापमान बढ़ाने से, हिंदी वाले भी लिख लीजिएगा, तापमान लिखा हुआ है ना, कि लिखिएगा नहीं, लिखा हुआ कौन है। By increasing temperature, more dissociation of water takes place. Hence, pH decreases. इसको कभी भी ये सोच के नहीं पढ़िए कि हमको बीपीएस निकालना है, आप ये सोच के पढ़िए कि हम सीख रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, समझे। आप लोग इस सोच के पढ़िएगा ना तो फिर प्रेशर में रहिएगा, ठीक है, कि हमको बीपीएस निकालना है, बीपीएस निकालना है। आप ये सोच के पढ़िए कि हमको अपने बाल बच्चा को पढ़ाना है। हंसता क्या है? इससे लग रहा है जैसे कि ब्रह्म चल रहेगा। देखो हाँ, लेकिन यहाँ पे बात ये भी तो बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो ये नहीं बढ़ेगा, तो न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहेगा ना। लेकिन अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसका एसिडिक मतलब पीएच घट जाएगा और एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, इसीलिए हम सीधे लिखवा दिए पीएच डिक्रीजेस।
मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स एसिडिक नेचर इंक्रीजेज, छोड़िए ऐसे लिख लीजिएगा। अब इसमें भी शर्तें लागू है, लेकिन नॉर्मली यही पूछा जाता है। पीएच वैल्यू इतना पढ़े आप। अभी इसके बारे में और देखिए, इसका मान 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेकर 14 तक। 14 तक क्यों होता है? क्योंकि इसका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 14 होता है। उस सब आपको नहीं ध्यान देना है, उस सब कभी नहीं पूछेगा। तो बीच में 7 है तो ये न्यूट्रल होगा, और 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। बेसिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और 7 से जितना कम होगा उतना एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक। लिख लीजिए इसको। हमको तो लगता है नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलिए ना। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत होगा तो एक बार क्लास के बाद आप मिल लीजिएगा, क्योंकि हम ज़्यादातर इंग्लिश में बोल देते हैं फ्लो फ्लो में, और चूँकि इंग्लिश में पढ़ाते रहे तो फ्लो फ्लो में बोल देते हैं। ठीक है, तो आप पूछिएगा, शर्माना नहीं है, लगाना नहीं है, आप लोग सीखने आए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग साल्ट क्या होता है। अभी हम लोग देखें एसिड, अभी देखें बेस, अब देखते हैं साल्ट। साल्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग साल्ट पढ़ने के बाद हम लोग ब्राउनस्टेड थ्योरी और लीव्स थ्योरी पढ़ेंगे, अगर आज टाइम मिलेगा तो। हाँ, नहीं मिलेगा। इसको हिंदी में लवण बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लवण। नमक काहे नहीं बोलते हैं? नमक तद्भव शब्द है, और लवण जो है तत्सम शब्द है। चलिए, एक ही चीज है। सॉल्ट क्या होता है? एसिड और बेस के मिलने से बनता है सॉल्ट। पीछे बातचीत नहीं कीजिए, हम डिस्टर्ब होते हैं। शायद आप पहले क्लास में नहीं आए थे, आपको हम बताए थे कि क्लास में बातचीत नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कॉल या मैसेज आता है तो चल जाइए बिना पूछ ले। क्लास के बीच जाने के लिए अगर कहीं को जाना हो तो पूछिए नहीं कि सुनिए ना सर, हमको थोड़ा बुलाया जा रहा है या कोई काम आ गया, ये सब नहीं। बहाना नहीं बनाना है, चुपचाप बैग उठाना है और जाना है। ऐसा अगर कभी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको मिस नहीं करना है। सही बात है, हम आपके सपोर्ट में हमेशा हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। जब एसिड और बेस मिलता है तब सॉल्ट बनता है और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक किसे बोलते हैं? जो हीट रिलीज करता है ना। यानी डेल्टा एच उसका क्या होगा? निगेटिव। हम आपको बहुत अच्छे से केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन पढ़ाएंगे, बहुत मजा आ जाएगा पढ़ने में, और पढ़ाने में भी मजा आता है। उस टॉपिक है ना कि सारा टॉपिक आता है। तो सॉल्ट क्या है? लिखिएगा, लिखिएगा एक लाइन। कंपाउंड विच इज फाउंड बाई compound which is formed by acid base neutralization reaction. Compound which is formed by acid base neutralization reaction. Compound which is formed by acid base neutralization reaction. It is an exothermic reaction. It is an exothermic reaction. It is an exothermic reaction. एग्जाम्पल में देखिए, ऐसे लिखते हैं हम लोग HCl प्लस NaOH देता है क्या? NaCl प्लस वाटर। इसमें बाय प्रोडक्ट क्या होता है? तो वाटर होता है, और इसका डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव। डेल्टा एच होगा निगेटिव। डेल्टा एच निगेटिव मतलब हीट रिलीज करेगा। ठीक है, ये नमक बन गया, लेकिन एक बात बताइए,
अब सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, इसका पीएच कितना होगा ये बताइए, बताइए क्या 7 होगा? अगर HCl प्लस NH4OH रिएक्ट करता है और बनाता है NH4Cl प्लस H2O, तो इसका भी पीएच 7 होगा, क्योंकि ये भी एसिड और बेस रिएक्ट किया, बोलिए ना। तो क्या एसिड और बेस रिएक्ट करने के बाद वो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है, जिसके कारण उसका पीएच 7 होता है? अगर ऐसा आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा नहीं, ऐसा क्या बोलना है, नहीं। ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्ट, नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्ट तो हम लोग जान लिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्ट। क्या पढ़ रहे हैं? नेचर ऑफ सॉल्ट। अगर ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, पहले सॉल्ट लिखिएगा। अगर एसिड स्ट्रांग है, अगर एसिड स्ट्रांग है, HCl कैसा एसिड है, स्ट्रांग। अगर बेस भी स्ट्रांग है तो फिर ये न्यूट्रल होगा, ये सॉल्यूशन जो बनेगा वो न्यूट्रल होगा और इसका पीएच होगा 7। लेकिन यदि ये एसिड स्ट्रांग है और ये बेस जो है वो क्या है, वीक है, तो फिर ये एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक। और इसका पीएच कितना होगा, लेस देन 7। इसको बोलते, ये क्यों होता है, हाइड्रोलाइसिस के कारण, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। जब हम जेई और नीट का केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उसमें चैप्टर होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें हम ये पढ़ाते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो हाइड्रोलाइसिस के कारण इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से कम होगा। मतलब यहाँ पे फिर से H प्लस आयन रिलीज होने लगेगा। आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि अब तो H प्लस है ही नहीं सर, ये खत्म हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया रिएक्शन के बाद, ये 100 लिए थे, ये 100 लिए थे, ये 100 बन गया, ये 100 बन गया, अब तो ये है ही नहीं, तो H प्लस कहाँ से आया, आता है इसका NH4 प्लस जो है ना, इसका NH4 प्लस वो वाटर से OH लेके फिर से NH4OH बना देता है और H प्लस खाली रह जाता है, जिसके कारण H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, सीधे ध्यान रखिएगा। अगर अगर बेस स्ट्रांग है, जैसे मान लेते हैं NaOH है, ये स्ट्रांग बेस है और एसिड ही वीक हो गया इस बार CH3COH, तो ये वीक एसिड हो गया और ये स्ट्रांग बेस हो गया, तो ये मिलके बनाएगा CH3CONa प्लस H2O। तो अब कैसा होगा बताइए, बेस कैसा है, स्ट्रांग, तो इसका बेसिक नेचर का होगा, ये बेसिक होगा और इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से ज्यादा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर दोनों बिक रहे तो, दोनों बिक रहे तो जैसे स्ट्रांग में हुआ था न्यूट्रल, क्या वैसा ही न्यूट्रल होगा, तो नहीं, उसका डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वीक में भी कोई ज्यादा वीक होगा, कोई कम वीक होगा। इसीलिए CH3COH प्लस NH4OH है ऐसा वीक एसिड और वीक बेस, और अगर ये मिलके बना रहा है CH3CONH4, तो इसका कैन नॉट डिटरमाइन, इसका के भी वैल्यूज पता चलेगा, तो इसका पीएच हम लोग नहीं पता कर सकते। लिख लीजिए इसको, नेचर ऑफ सॉल्ट में लिखिएगा। टाइम देख रहे हैं, टाइम हो गया, आज तो क्लास 5:15 में शुरू हुआ था, अभी 6:50 हुआ। लिख लिए,
ओके ना। देखिए एक एक इम्पोर्टेंट साल्ट है आप लोग के सामने, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि ये ना बार बार पूछ देता है। देखिए H2CO3 क्या है, एक वीक एसिड। H2CO3 क्या है, वीक एसिड। H2CO3 है वीक एसिड, और ये रिएक्शन किया किससे, NaOH से। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन ये पूर्णतः रिएक्ट नहीं किया, मतलब जैसे एक मोलिकुल इसका 2 मोलिकुल रिक्वायर करेगा, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है। बेसिसिटी इसका कितना है, 2। नहीं समझ रहे हैं, H2CO3 टूटेगा तो कितना H प्लस देगा, 2। लेकिन NaOH टूटेगा तो कितना OH माइनस देगा, 1 ही देगा। तो 2 हाइड्रोजन 2 NaOH से रिएक्ट करेगा। तो मान लेते हैं कि ये एक था, ये भी एक था। तो जब दोनों एक एक था तो ये पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर पाया था, और ये बना दिया क्या, NaHCO3। NaHCO3। अब बताइए ये किससे रिएक्ट करेगा, बताइए, एसिड से कि बेस से, बोलिए किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से कि बेस से। बोलिएगा आप क्या, कि देखिए सर यहाँ पे जो हुआ है, ये बेस जो रिएक्ट किया है इससे अच्छे से रिएक्ट नहीं किया है। यहाँ 2 हाइड्रोजन था, 2H प्लस, और यहाँ OH माइनस एक ही था। तो बस ये एक OH माइनस ना, इसके एक ही H प्लस से रिएक्ट किया है। इसका एक H प्लस अभी भी क्या है, यहाँ पे बाकी है। मतलब अभी NaOH और रिएक्ट करेगा, एक बार और NaOH क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। मतलब इसके साथ रिएक्ट कौन करेगा, NaOH विल रिएक्ट। अच्छा ठीक है, NaOH तो रिएक्ट करेगा, लेकिन चलिए ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एक ही हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस किया तो इस हिसाब से ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है। मतलब ये H2SO4 यानी एसिड से भी रिएक्ट करेगा। मतलब कहने का अर्थ हो रहा है कि ये दोनों से रिएक्ट करता है। NaHCO3 जो है ना, वो एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। तो लिख लीजिए, एक लाइन पूछता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिख लीजिएगा NaHCO3 BeOH whole choice 2 both reacts with acid and base। इसका भी बेरिलियम के छोटा साइज होने के कारण ये भी कभी कभी H प्लस को रिलीज करता है, कभी कभी OH माइनस को रिलीज करता है, इसलिए ये भी दोनों से रिएक्ट करता है। इसीलिए BeOH whole choice 2 और NaHCO3 ये दोनों से रिएक्ट करता है, एसिड से भी और बेस। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे लुईस एसिड, लुईस थ्योरी और एसिड रे, ये सब देखेंगे। आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। इन्हीं को अगर कुछ पूछना है DPP का क्वेश्चन हो या फिर बाहर से क्वेश्चन हो, आप नीचे आइए, हम नीचे बैठेंगे भी।